जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर का हमारा ये लगातार 56वां लेक्चर है, जिसमें हम हाल ही में चर्चा में रहे करंट अफेयर से संबंधित मुद्दों को डिस्कशन करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके सामने प्रश्न के तौर पर आ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है दोस्तों, ब्लैक सी ग्रीन पहल। ध्यान रखिए, ये ब्लैक सी ग्रीन पहल जो है, ये यूएन और तुर्की के हस्तक्षेप के बाद हुआ एक समझौता है, जो जुलाई 2022 में इस्तांबुल में हुआ था। और इसके माध्यम से यूक्रेन को यहां पर एक सी कॉरिडोर उपलब्ध कराया जाएगा काला सागर के माध्यम से, ताकि वो अपने निर्यात को कंटिन्यू कर सके। ये जो स्थिति क्यों बनी उसको भी हम समझें तो ध्यान रखिए कि यूक्रेन जो है, ये ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूरोप में। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है खाद्यान्न का बहुत बड़ा उत्पादक भी रहा है और बहुत बड़ा निर्यातक देश भी है। यूक्रेन में इंपॉर्टेंटली हम देखें दोस्तों तो गेहूं बेहतर होता है, मक्का होता है, सूरजमुखी होता है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं और इसका बहुत बड़ा निर्यातक है यूक्रेन। अब यहाँ पर दिक्कत ये आई कि लगातार यूक्रेन और रशिया का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें रशिया ने क्या किया कि ये ब्रेड बास्केट या यूक्रेन की स्थिति जो है, इसको पूरी तरीके से गड़बड़ कर दिया, जिसके कारण यहां पर जो खाद्य सामग्री आदि की जो आपूर्ति की श्रृंखला है वो डिस्टर्ब हो गई। और इसके डिस्टर्ब होने के कारण अदर क्षेत्रों में जो चीजें हैं उनका दाम बहुत तेजी से बढ़ गया। अब इन कीमतों को नियंत्रण अगर करना है तो वहां पर माल की सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। माल की सप्लाई अगर बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए जो ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूक्रेन और यहाँ का जो प्रेरी प्रदेश है, उससे निर्यात की व्यवस्था को ओपन करना पड़ेगा। अब रशिया तो चाहता ही नहीं कि वो ओपन हो जाए, क्योंकि वो अपना अंडर कंट्रोल करना चाहता है। तो इस पूरे जोन पे तुर्की के सहयोग से कहीं ना कहीं यूएन इन दोनों ने मिलकर समझौता करवाया और यहां से एक कॉरिडोर उपलब्ध करवाएंगे सी में, ताकि यूक्रेन से सारी चीजें वापस निर्यात हो सके। कहां निर्यात हो सके? तो अफ्रीका के देशों में निर्यात हो सके, मध्य पूर्व एशिया के देशों में निर्यात हो सके, ताकि वहां पर जो चीजों की कमी के कारण दाम बढ़ रहा है उनको नियंत्रण किया जा सके। इसलिए यह समझौता किया गया है। क्लियर दोस्तों? तो यहां याद रखिएगा, वैसे तो यहाँ पर जो प्रेरी प्रदेश है उसे गेहूं का बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है और उसे आप ब्रेड बास्केट कह सकते हैं, लेकिन यहां देखने को यह मिलेगा कि यूक्रेन जो है उसे आप यूरोप का ब्रेड बास्केट कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी व्यवस्था आपको ध्यान होना चाहिए। काला सागर की पोजीशन याद होना चाहिए। ये क्रीमिया है जो रशिया के अंडर में 2014 से ही, यहाँ यूक्रेन है, ये टर्की है। और काला सागर के इस रास्ते से ही व्यापार होता है यूक्रेन का भी, और बहुत हद तक हम रशिया की बात करें तो वो भी अपने व्यापार के लिए इस मार्ग पर डिपेंड है। ये टर्की है जिसने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपने पढ़ा ब्लैक सी ग्रीन पहल। जब भी एग्जाम में आए तो आप इसको इजीली बता दीजिएगा ताकि आपका काम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में मच्छर नियंत्रण के लिए जल निकायों में गंबूसिया मछली छोड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, गंबूसिया मछली की एक प्रजाति है और ये दोस्तों याद रखिएगा कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये गंबूसिया मछली है और ध्यान रखें कि जो चिन्हित की गई दुनिया की 100 सबसे ज्यादा खतरनाक, याद रखिएगा 100 सबसे ज्यादा खतरनाक, अगर 100 सबसे ज्यादा खतरनाक मछली की मैं बात करता हूं तो उन प्रजातियों में गंबूसिया मछली को शामिल किया जाता है। और इसको किसके लिए? मच्छर नियंत्रण के लिए आंध्र प्रदेश के जल निकाय में छोड़ा गया। इसके अलावा पंजाब में, आपका जो उत्तर प्रदेश है, ऐसे प्रदेशों में इसका छोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। कितनी मछलियां छोड़ी गई हैं? लगभग 10 मिलियन मछलियां जो है वो जल निकायों में छोड़ी गई हैं। अब इन मछलियों को छोड़ने से क्या मतलब होगा दोस्तों, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। ये जो गंबूसिया मछली होती है, जो ऐसी दिखती है, ये मछली क्या करती है कि एक मछली प्रतिदिन लगभग 100 से लेकर 300, कितने? लगभग 100 से लेकर 300 मच्छरों के जो लार्वा अंडे होते हैं ना, वो खा जाती है एक दिन में। तो जिसके कारण मच्छर पनपते नहीं और मच्छर की स्थिति पर नियंत्रण हो जाता है। इस दृष्टि से इस मछली को आप मॉस्किटो फिश कहते हैं। मॉस्किटो फिश किसे कहा जाता है? तो इस गंबूसिया मछली को ही मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, क्योंकि ये मच्छर के जो लार्वा अंडे होते हैं उनको खा जाती है एक दिन में 100 से 300 तक। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मच्छरों के नियंत्रण के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो मच्छरों पर नियंत्रण के लिए, मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण के लिए इस गंबूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है बड़े स्तर पर। आंध्र प्रदेश में कितनी छोड़ी जा रही हैं? 10 मिलियन के आसपास तक ये मछलियां छोड़ी जा रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये मछली को छोड़ना
आपके परितंत्र पर एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है। नकारात्मक प्रभाव किस पर होगा दोस्तों? परितंत्र पर होता है। दूसरी बात होती है जो स्थानीय प्रजाति होती है उनके लिए, जो स्थानीय प्रजाति है ना, उनको ये संकुचित कर देगी, उनको खत्म कर देगी ये मछली। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से ये खतरनाक भी होती है, लेकिन चूंकि इससे मच्छरों की संख्या को नियंत्रण किया जा सकता है, इसलिए एक प्रकार से इंपॉर्टेंट मछली के तौर पर देखी जाती है। क्या बोलते हैं इसको आप मॉस्किटो फिश के नाम से जानते हैं, जो मूल रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, सॉरी यूएसए है, वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो यूएसए के क्षेत्रों में आपको ये इंपॉर्टेंटली देखने को मिलती है, ध्यान रखना, बराबर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला है दोस्तों मलेरिया। अब मच्छरों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं आप? अब मच्छरों पर नियंत्रण इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मच्छरों से मलेरिया हो रहा है, और मलेरिया जो है इस दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम 2022 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट पर ही नजर डालें तो याद रखिए लगभग 6 लाख के आसपास केसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं ऐसे, जिसमें मलेरिया के कारण मृत्यु देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहुत ज्यादा ये समस्या वाली स्थिति है। और ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर कई देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, मलेरिया से मुक्ति का टारगेट रख रखा है। जैसे भारत ने क्या कहा है कि भारत 2027 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा। अगर भारत 2027 तक मलेरिया मुक्त होने का टारगेट रखता है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे मछली छोड़ने और इस प्रकार के। तो भारत का मलेरिया मुक्त होने का टारगेट 2027 तक का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज रखिए कि वैश्विक स्तर पर कई सारी पहल चल रही है, अगर इनको साकार करना है तो आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। मलेरिया क्या है दोस्तों? तो मलेरिया जो है एक बीमारी है। ये बीमारी जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। एग्जाम में आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलेरिया का कारण क्या है? तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। दूसरी बात, इसका प्रसार कैसे होता है? तो याद रखिएगा कि एनाफ्लीज मच्छर होते हैं। ये एनाफ्लीज जो है ना, ये एक मादा मच्छर है। एनाफ्लीज कैसी मच्छर है दोस्तों? एक मादा मच्छर है, और इसके काटने से इसका संक्रमण फैलता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया का संक्रमण कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा मादा मच्छर से होता है। एनाफ्लीज मच्छर जो होते जब काटते हैं तो इसका संक्रमण बढ़ता है, और कारण क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी है इसका कारण, जिसका प्रसार किसके द्वारा होता है? इस मच्छर के द्वारा होता है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा जैसे आपको मच्छर काटेगा तो इसमें जो ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है ये आपके यकृत कोशिकाओं को इफेक्ट करेगा। यकृत कोशिकाओं में जाकर ये बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। जब ये बहुत तेजी से आपकी संख्या को बढ़ा लेते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं? आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं जो आपके शरीर में होता है उसको प्रभावित करते हैं, उनको नष्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। समस्याओं में आप किसको देखेंगे? लक्षण को देखेंगे, जैसे सिर दर्द होना, बुखार आ जाना, उल्टी होना, कमजोरी होना। इस प्रकार की चीजें आपको मलेरिया में देखने को मिलती है जो बहुत हानिकारक है। और जब ये बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है ना तो व्यक्ति जो होता है वो कोमा में भी चला जाता है। उसके अंग जो होते हैं वो निष्क्रिय हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं, यहां तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इतना खतरनाक हो सकता है। जब इतनी खतरनाक प्रकार की बीमारी है तो इसके लिए कोई टीके की व्यवस्था की गई है क्या? तो याद रखिएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब ये ज्यादा आपको देखने को मिली तो तात्कालिक प्रभाव से WHO ने एक वैक्सीन जो है वो देखी थी, जिसमें आप RTS-SAS01 ये वैक्सीन का नाम है, जिसको आप मॉस्क्यूरिक्स, याद रखिए इसको क्या बोलते हैं आप? मॉस्क्यूरिक्स इसको बोलते हैं। और ये वैक्सीन जो इसके लिए इजाद की गई, लेकिन इसमें भी प्रभावकारिता जो है वो 30 से 40% की तक है। मतलब अगर आप इस वैक्सीन को लेते भी हैं, इंजेक्शन वाली वैक्सीन है ये, तो ये 30 से 40% की तक ही प्रभावकारी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। अब एक और चीज कि जब वैश्विक स्तर पर ये इतनी ज्यादा प्रभावकारी बीमारी है जिसमें लगभग 6 लाख लोग एक साल में मर जा रहे हैं दुनिया में, तो इसका मतलब ये कि इसको रोकथाम के लिए पहल करना जरूरी है। वो वैश्विक स्तर पर चल भी रही है पहल। याद रखिए इसके नियंत्रण के लिए E2025 पहल शुरू की गई है। वैश्विक स्तर पर 25 देश ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और इन जो 25 देशों को चिन्हित किया गया है ना उनके बारे में याद रखिए कि इनमें कहा गया है कि 2021 से लेकर 2025 तक इनको यहां पर मलेरिया का नियंत्रण करना है। ठीक है, आगे देखें तो मलेरिया के लिए WHO की एक वैश्विक
तकनीकी रणनीति के लिए वर्ष 2016 से 2030 तक की व्यवस्था की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में यह समन्वय का काम करेगा और मलेरिया रोकने के लिए ध्यान देगा, मच्छरों पर नियंत्रण का काम करेगा। अगर हम भारत में देखें तो हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट, याद रखिएगा, हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट जो प्रोग्राम है ये भारत से संबंधित है। हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट प्रोग्राम जो है वो 2019 के बाद से हमें भारत में देखने को मिल रहा है और इसके अंतर्गत भारत के 4 राज्यों को टारगेट किया जा रहा है। 4 राज्य जो है एक ही बेल्ट के हैं, जिसमें आप बंगाल ले लीजिए, बंगाल से आप आएंगे तो झारखंड ले लीजिए, झारखंड से आप आएंगे तो छत्तीसगढ़ ले लीजिए और छत्तीसगढ़ से आएंगे तो एमपी में ले लीजिए। एक सीधे बेल्ट के चारों राज्यों को टारगेट करके हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है हमारे देश में वो भी चल रहा है। अगर हम मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो 1953 से भारत में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जारी है, जिसमें मलेरिया के नियंत्रण के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें दोस्तों तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो मलेरिया नियंत्रण के लिए काम करता है। इसमें चैरिटी के माध्यम से मलेरिया के पेशेंट्स का इलाज करवाते हैं ये लोग। तो इस प्रकार की एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया की रोकथाम की जो आपको देखने को मिल रही है कवायद। लेकिन जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे कि मलेरिया का कारण क्या है, मलेरिया का प्रसार कौन से मच्छर के द्वारा होता है, कैसे होता है और इसके लिए वैक्सीन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि मलेरिया में जो ये मच्छर है जो काटता है और इसका संक्रमण करता है परजीवी का, वो कौन से अंग को टारगेट करता है, यकृत को और लाल रक्त कोशिकाओं को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है आपका दक्षिण भारतीय सिकाड़ा प्रजाति को मिली नई पहचान। सिकाड़ा जो है दोस्तों ऐसा होता है, ये जो सिकाड़ा है ये एक प्रकार का कीड़ा है। क्या है? एक प्रकार का कीड़ा जिसे हम वास्तविक बग कह सकते हैं। और ये कीड़ा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कीड़ा है, ध्यान रखिएगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो भारत में ये बहुत पहले खोजा जा चुका है और इसकी जो प्रजाति खोजी गई थी उसको आपने प्रारंभ में पता है क्या बोला? आपने प्रारंभ में कहा मलेशियाई प्रजाति का पुराना टिगिन्ना। क्या बोला? टिग्रीना। ये पुराना टिग्रीना कहा जाता था, लेकिन आप बहुत समय तक इसको यही मानते रहे कि इसका मलेशिया की प्रजाति से संबंध है। हाल ही में इस पर जब रिसर्च कंटिन्यू रही तो इसे भारत के पुराने चिवीड़ा नामक एक विशिष्ट प्रजाति के रूप में इसको पहचाना गया। क्या बोला गया? पुराना चिवीड़ा। क्लियर? और ये जो पूरा इलाका है दोस्तों याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों का इलाका है जहां पर आपको ये पुराना चिवीड़ा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सिकाड़ा ये जो कीड़ा है इसको आप पुराना चिवीड़ा के नाम से जानेंगे अब। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में मिलता है। गर्म प्रदेशों में ऐसे जंगल जो हमेशा हरे भरे रहते हैं वहां पर आपको ये कीड़ा देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके थोड़े से संरचना पे बात करें। इसको आप देख लीजिए, अगर आप इसको देखते हैं तो आंखें इसकी बड़ी दिखेंगी, पंख इसके 2 जोड़ पंख दिखते हैं जो पारदर्शी हैं। देखिए इसकी विशेषता क्या है, तो ये सिकाड़ा जो होता है दोस्तों याद रखिएगा एक प्रकार से हेमिप्टेरा है। कौन से क्रम का कीड़ा है? हेमिप्टेरा क्रम का कीड़ा है। ये जो कीड़े होते हैं ये अपने माउथ पार्ट का उपयोग भोजन खाने के लिए करते हैं। इनके 2 जोड़े पंख होते हैं, 2 पंख नहीं, 2 पंख मतलब 4, 2 जोड़े पंख होते हैं और ये दोनों जोड़े पंख होते हैं ये पारदर्शी होते हैं। आप इनके पंखों में इधर से उधर देख सकते हो और इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात होती है कि ये बहुत तेज आवाज के लिए फेमस है। ये बहुत तेज आवाज के लिए फेमस है और सबसे बड़ी बात है कि आवाज जो निकालते हैं ना ये इनके शरीर के अंगों से आवाज निकालते हैं, मतलब विशेष अंग से ये आवाज निकालते हैं और उस अंगों को हम कहते हैं क्या? टिम्बल। तो एग्जाम में पूछे टिम्बल क्या है, तो टिम्बल जो है दोस्तों वो जो सिकाड़ा है, सिकाड़ा के अंगों से निकलने वाली आवाज को कहते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम इसके आहार की बात करें याद रखिएगा कि इसमें जो मैक्सिमम होते हैं कीड़े ये वाले वो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन अधिकतम हम बोले 90% से ज्यादा ऐसे कीड़े जो है वो शाकाहारी होते हैं। और ये शाकाहारी में क्या करते हैं दोस्तों? पौधों से जो रस निकलता है उस रस को पीते हैं या एक प्रकार का तरल पदार्थ जो पौधों से निकलता है उसको चूस कर अपना जीवन चलाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा इनकी जो जीवन है बहुत जटिल परिस्थिति में होता है, बहुत जटिल परिस्थितियों में रहते हैं और अधिकांश समय तक ये भूमि के अंदर ही रहते हैं। वह भूमि में छिद्र कर देते हैं जिससे कि नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है और वो पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये अधिकतर समय तक भूमि के अंदर रहते हैं, कुछ समय तक बाहर भी आते हैं, लेकिन जो बाहर जीवन इनका चलता है बहुत छोटा सा जीवन इनका रहता है। ठीक है, अगर हम इनके आवास की बात करें दोस्तों याद रखिएगा कि ये प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय घने जंगलों में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका जो जीवन है वो पौधों पर ही निर्भर है। पौधों में जो रस निकलता है एक प्रकार का उसको चूस कर ये अपना जीवन चलाते हैं। तो इस दृष्टि से आप देखिएगा कि ये
बहुत घने प्राकृतिक जंगलों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है कि दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण कैसे है दोस्तों, याद रखिएगा कि जैव विविधता के लिए जिस प्रकार से ये मिट्टी में होल करके नाइट्रोजन की आपूर्ति और पौधों के लिए एक पूरा एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, उस प्रकार से देखा जाए ये कई सारे जीवों के लिए इंपॉर्टेंट है और जैव विविधता की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे नंबर पर दोस्तों याद रखिएगा कि परभक्षियों को भोजन प्रदान करते हैं, जो परभक्षी होते हैं उन पर भोजन प्रदान करते हैं। पुष्पों के परागण में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, मृदा को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं ये, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण का काम करते हैं ये। और अगर आपके परितंत्र में ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, अच्छे से इनका पूरा मेंटेनेंस चल रहा है, दैट मीन्स कि आपका परितंत्र स्वस्थ परितंत्र है, तो एक प्रकार से पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक भी आप इनको मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? सिकाड़ा को, जो एक प्रकार का कीट है दोस्तों, बराबर। लेकिन जिस प्रकार से मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, हम अलग अलग प्रकार के कीटनाशक हुए, है ना, इन सब चीजों का जो यूज करते हैं, उनके कारण ये जीव जो है ये कम होते जा रहा है और इन पर एक प्रकार का संकट आता जा रहा है, बराबर दोस्तों। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है दोस्तों प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा करते हैं। अब प्रश्नोत्तरी में अगर हम देखें तो आपका पहला है दोस्तों प्रश्न कि पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एक प्रकार से ग्रीन हाईवे जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में हाल ही में देखने को मिल रहा है, बराबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तो उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा पेरू। पेरू जो एक दक्षिण अमेरिकी देश है, कैसा देश है पेरू? एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी लीमा है और यहीं पर उबिनास ज्वालामुखी जो है वो फटा है और इसी कारण से आप ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, तो भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखेंगे पनामा। पनामा जो है दोस्तों वो मध्य एशिया जो है उसका सबसे दक्षिणतम देश है, याद रखिएगा, दक्षिणतम देश है। जो कहां स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा जो पनामा संधि है, जो पनामा संधि है उस पर ये पनामा स्थित है और एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका जो है, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका जो है उसको दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करता है ये पनामा शहर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसकी राजधानी पनामा सिटी है और ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी स्थिति यहाँ पर आपको मिलेगी। कहाँ है ये? तो याद रखिएगा मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणी ये देश माना जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, तो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो ध्यान रखेंगे पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास जी, याद रखिएगा शक्तिकांत दास, ये जो है ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है और ये भी ध्यान रखना है कि आरबीआई जो है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो यहां पर एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखेंगे आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया है इसका? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? क्योंकि ये 1 अप्रैल को 1935 में स्थापित किया गया था। किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो इस वजह से ये एक अंग्रेजी काल की संस्था रही। ये क्या रही? अंग्रेजी काल की संस्था थी जो कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापित की गई थी। तो आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण करा गया कब? तो ये 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और आरबीआई के लिए 1934 का आरबीआई एक्ट आया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर। तो इस प्रकार से आरबीआई की स्थापना हुई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला आप देखते हैं दोस्तों, तो है FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो याद रखेंगे ये नीदरलैंड है और ये जो चैंपियनशिप ये आयरलैंड में हुई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना दोस्तों, इसके बारे में याद रखेंगे आप लोग कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 1 जुलाई को 1955 में बनी थी। पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम बदलकर 1955 में आपने SBI कर दिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भारत का सबसे बड़े कमर्शियल बैंक के तौर पर स्थापित बैंक के सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बराबर। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे जस्टिस एपी शाही जो है इनको बनाया गया है। और ये जो आयोग है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये बनाया गया था 1988 में, इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला देखें दोस्तों, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहले IIT परिषद की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो एक अफ्रीकन देश है तंजानिया, यहां पर की जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने जीता, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आधव अर्जुन को किया गया। और बास्केटबॉल फेडरेशन जो है वो भारत में 1950 में स्थापित की गई, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों, AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर 2023 किसे नियुक्त किया गया है? तो पुरुष प्लेयर लालियान जुआला चांगते को किया गया है, जो मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी हैं भारत की, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने लगातार दूसरे वर्ष AIFF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा मनीषा कल्याण, जो होशियारपुर पंजाब से संबंधित है, फुटबॉल खिलाड़ी है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो प्रियांश और अवनीत कौर ने ये जीता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो चैंपियनशिप है ये हमारे देश में उड़ीसा के राउरकेला में आयोजित की जा रही थी, बिरसा मुंडा स्टेडियम, आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? तो यूएसए के साथ किया। सैन्य अभ्यास किससे होता है? यूएसए के साथ होता है। अगला दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 126वें स्थान पर रहा है भारत। यदि हम शांति की बात करें, आतंकवाद की गतिविधियों से दूर शांतिपूर्ण देश की बात करें, सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण हम बात करें तो 2008 से लगातार, याद रखिए 2008 से लगातार जो आइसलैंड है वो सबसे ज्यादा शांत देशों की सूची में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लगातार हम देखें लगातार पांचवी बार जो है वो अफगानिस्तान, याद रखिएगा अफगानिस्तान जो है वो अशांत देशों में शामिल किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। भारत अगर हम इसकी दृष्टि से देखें तो 126वें स्थान पर है। और भारत में जिस प्रकार की गतिविधियां हाल ही में देखने को मिली है, उस वजह से भारत की ये जो रैंकिंग है वो गड़बड़ हुई है, वरना आप बहुत अच्छे स्थान पर मौजूद थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज भी कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेहतर डेटा आप तक हम पहुंचा सके। क्लियर दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए डेटा के साथ, नए टॉपिक को लेकर, नए डिस्कशन को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।